हेलो फ्रेंड्स। तो अब होगा कि आक्रमण शुरू होगा। अब जब इस्लाम धर्म आ ही गया है तो अब पूरी तरह से मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया कि इस्लाम धर्म का फैलाना शुरू होता है और देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म ये पूरा जो मध्य एशिया है पूरी तरह से फैल जाता है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान सभी जगह फैल जाता है। उधर जो रोमन एम्पायर रहता है उधर भी फैल जाता है और अफ्रीका में भी पूरा कॉन्टिनेंट में फैल जाता है, समझिए लगभग। तो अब बचता है इधर चीन वाला इलाका और चीन वाला इलाका के पहले भारत वाला इलाका। तो फिर इधर भी फैलाने का काम किया जाएगा। और बहाने बहुत सारे होंगे लेकिन फैलाने का काम किया जाएगा, तो वही हमें देखना है। और ये दो फेज में होगा। एक फेज में होगा अरबी आएंगे और दूसरी फेज में टर्की आएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आक्रमण होगा यहाँ पे। तो भारत पे मुस्लिमों का आक्रमण तो पहला होगा, देखेंगे जब अरबी आएगा और अरबी में मोहम्मद बिन कासिम आएगा जो 712 AD में आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तुर्की आएंगे। जब तुर्कियों का इस्लामीकरण होगा, देखिएगा कि तुर्की भी जो एक ट्राइबल जनजाति रहती है और जनजाति रहती है, तो अब जब इस्लाम फैलता है तो ये भी फिर इस्लाम के अनुयायी बनते हैं, मतलब इनका भी इस्लामीकरण होता है। उसके बाद फिर ये बेड़ा उठाते हैं इस्लाम धर्म फैलाने का। और इसके बाद जो होगा ये भी आएंगे भारत में, तो वो भी हमें देखना है। तो अब जो तुर्की के दो फेज में आक्रमण होगा, तो एक सुबुक्तगीन करेगा और दूसरा मोहम्मद बिन गजनी करेगा। ये एक वंश के होंगे जो कि यामनी वंश होगा। तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि जो आज ईरान और अफगानिस्तान वाला इलाका है, तो ये पूरा टोटल यहाँ पे गजनी साम्राज्य स्थापित होगा और इस पे वंश आएंगे। तो एक तो यामनी वंश होगा और दूसरा फिर आएगा आपका संसवानी या फिर गोरी वंश बोलते हैं। तो उसका जो शासक होगा मोहम्मद बिन गोरी, वो भी आक्रमण करेगा। तो दो वंश आएंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में उतने वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। वही यहाँ पे गजनी जो साम्राज्य रहेगा, तो यहाँ पे दो वंश आएंगे। तो पहला यामनी वंश रहेगा जो कि उसका शासक सुबुक्तगीन रहेगा और उसके बाद मोहम्मद गजनवी आक्रमण करेगा जो कि 17 बार आक्रमण करेगा। और उसके बाद वो वंश की समाप्ति हो जाती है, वहाँ पे दूसरा वंश चलने लगता है, यामनी वंश या फिर गोरी वंश बोलते हैं। और उसका जो शासक रहेगा मोहम्मद बिन गोरी, वो आक्रमण करेगा दूसरे टाइम। और मोहम्मद बिन गौरी से ही लड़ाई होगा पृथ्वीराज चौहान का, जो तराइन का प्रथम युद्ध है और तराइन का द्वितीय युद्ध। और उसके बाद चंदावर का भी युद्ध होगा जयचंद से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो फेज में आक्रमण होगा, तो ये मैंने बता दिया। अब पहले फेज में हम अरबी का आक्रमण देखेंगे और दूसरे फेज में तुर्की का। तो अब हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कि आखिर में जब अरबी का आक्रमण हो रहा था तो यहाँ पे क्या व्यवस्था थी, कौन कौन से शासक इंडिया में थे, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दाहिर का शासनकाल है सिंध वाले इलाके में, और इसी के शासनकाल में आक्रमण होगा। और ये काबुल वाला जो इलाका है, काबुल घाटी, यहाँ पे हिंदू शाही वंश रहता है। और ये पूरे इलाकों में आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल रहता है। और यही गुर्जर प्रतिहार टूटेंगे तो राजपूत के छोटे छोटे राजवंश आएंगे, उसमें परमार, तोमर, चौहान, गढ़वाल, सोलंकी, ये शासक आएंगे। और फिर मतलब ये सिनेरियो बन जाता है, समझिए कि जब राजपूत टूट जाते हैं और उधर टर्की ट्राइब भी आ जाती है, वो बर्बर जनजाति रहती है, उसका इस्लामीकरण होता है। तो जब वो आएंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि यहाँ पे अब शासन क्यों ना एस्टेब्लिश कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ईजी था इधर वाले इलाकों में शासन करना। उधर आप बढ़ते थे तो उधर खलीफा का प्रभाव था और मुस्लिम मतलब साम्राज्य था, तो वो काफ़ी मजबूत था। और मुस्लिम साम्राज्य तो ये भी था, लेकिन ये अपने इंडिपेंडेंट की घोषणा कर लिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखेंगे भारत वाले इलाकों में जब भी सेंटर कमजोर होता है तो अपने अपने ये लोग जो प्रांत रहता है इंडिपेंडेंट की घोषणा कर देते हैं। वही चीज वहां भी होते रहता है। तो ये जो गजनी साम्राज्य की स्थापना होगी तो वो अपना इंडिपेंडेंट की ही घोषणा करेंगे खलीफा से। तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये गुर्जर प्रतिहार रहते हैं और ये जब आता है तो देखता है गुर्जर प्रतिहार टूट चुके हैं और छोटे छोटे राजवंश में ये लोग बट गए रहते हैं राजपूत, तो उनके लिए शासन करना आसान रहता है। जैसे कि आप ये भी देखेंगे, अब जो आता है आक्रमणकारी वो ये सोच के नहीं आता है कि यहाँ पे शासन करना है। आप तुर्कियों का देखेंगे, उसके बाद बाबर भी आएगा तो उसको ये नहीं मानसा रहता है कि यहाँ पे शासन या स्थापित करेगा। वो शुरू में लूटने के लिए ही आता है, और लूटने के लिए क्योंकि उनका आप देखिएगा तो उधर पश्चिम वाले तरफ में युद्ध चलते रहता था जो भी शासक होता था। तो ये सोचता था कि भारत में आओ, यहाँ से पैसा लूटो और फिर वो पैसा को यूज करो वहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए। तो ये करके, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं व्यवस्था कि यहाँ पे तो अव्यवस्था फैली हुई है, तो यहाँ पे शासन करना ही इजी है कि उधर लड़ाई करो, यहाँ पे शांति जिंदगी बीत सकती है। तो अंग्रेज भी जब आते हैं तो उनका ये मनसा नहीं रहता है। जब आप देखेंगे वो व्यापार करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं वो अपना व्यापार करते रहते हैं। बहुत मतलब समझिए कि वो बहुत मुश्किल से अपना शासन हाथ में लिए हैं। जब उनको नहीं व्यापार हो पाता है तब लिए हैं, युद्ध किए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी अव्यवस्था फैली थी। मतलब इतने छोटे छोटे राज्यों में बटा था। उनका शुरू में मनसा नहीं था कि यहाँ पे शासन अपना करना है, वो अपना व्यापार करते थे। लेकिन ऐसा सिनेरियो बनता था यहाँ पे कि यहाँ पे लगता था कि इजी करना है शासन व्यापार करने से। तो वही चीज़ें होती हैं, वो आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे अव्यवस्था फैली है, यहाँ पे हम आराम से शासन अपना स्थापित कर सकते हैं और फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना वहाँ पे होगी। और यहाँ पे देखेंगे कि चालुक्य रहते हैं वंश, विजयादित्य इसका शासन रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पाल वंश चल रहा है और यहाँ पे नेपाल में अलग शासक चल रहा है और कन्नौज वाले पे अर्जुन का शासन काल
है और कश्मीर में भी प्रतापदित्य शासन कर रहे हैं। तो ये आपने देख लिया मैप। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे आक्रमण होता है यहाँ, और हमें पता कैसे चलती है। तो सोर्स भी होना चाहिए कि अब जो अरबी आक्रमण कर रहे हैं, तो अरबी का इस्लामीकरण हुआ और इस्लाम फैलाने का इन पे जिम्मा तो था ही, जो भी उधर थे। तो अब इनको इस्लाम फैलाने के लिए भारत बचा था, तो इधर आना था। और भी कारण थे जो मैं आपको बताऊंगा। तो कारण में हम देखेंगे कि क्यों आक्रमण हो रहे थे। तो पहला है कि हमें पता चलती है जब अरब आक्रमण होता है, तो सिंध जो विजय है, सिंध वाला इलाका आप देख रहे हैं जो कि आज पंजाब है, तो उसका विस्तृत जो विवरण है तो वो चचनामा में लिखी गई है सिंध विजय के बारे में। और फतूह अल बलदान बुक है, ये 2 बुक है, इससे हमें पता चलती है कि उन्होंने सिंध विजय किया था। तो ये बुक है, इससे पता चलती है कि सिंध विजय अरबों द्वारा किया गया था। तो इससे हमें पता चलती है कि पहला मुस्लिम आक्रमण यहाँ पे हुआ है। और उतना हमें नहीं देखनी है, मेन चीजों को हम इसमें देखेंगे। मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। डिटेल में उतना जाने की जरूरत नहीं, उतना क्वेश्चन डिटेल में यहाँ से नहीं आता। जो क्वेश्चन डिटेल में आता है वो मैं वहाँ पे फोकस करूंगा कि ज़्यादा डिटेल में बताने। तो पहले, इससे पहले आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम तो सफल आक्रमण करता है, लेकिन उससे पहले भी अब्दुल्ला नाम का यात्री रहता है और ये सिंध पे आक्रमण करता है 711 ईस्वी में, किंतु ये मारा जाता है। तो सिंध के राजा दाहिर हैं, इनके द्वारा ये मारा जाता है। जो अब्दुल्ला रहता है उसके नेतृत्व में किया जाता है आक्रमण, लेकिन दाहिर का सिंध में शासन रहता है, लेकिन ये मारा जाता है। तो इसके बाद मतलब ये सफल आक्रमण नहीं रहता है। तो दूसरा जो सफल आक्रमण होगा ये मोहम्मद बिन कासिम करेगा, और ये आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। जो खलीफा अल हजाज रहता है उसी का भतीजा और दामाद ये रहता है, और कासिम को भारत पर आक्रमण का आदेश देता है। तो अब हम थोड़ा सा कारण जान लेते हैं कि आखिर में ये आक्रमण क्यों कर रहे हैं। तो ये कारण, वैसे कारण नीचे भी है, तो मैं कारण आपको नीचे वाले स्लाइड में बता दूंगा। तो ये पहली बार बोलता है कि आक्रमण करो भारत पे। अल हजाज जो रहता है, ये मान लीजिए अब जो मुस्लिम साम्राज्य, तो ये मान लीजिए पूरा मुस्लिम साम्राज्य है वहाँ पे जो अरब से उत्पन्न हुआ है, और इनका भी स्टेट में फर्दर ये बटे होते थे स्टेट में, और इनका शासन कौन देखता था, ये गवर्नर देखते थे। तो यही गवर्नर एक रहता है अल हजाज जो रहता है, और इसको आप कहीं कहीं खलीफा के नाम से भी सुनिएगा कि रहता है। ये गवर्नर रहता है और यही बोलता है, आदेश देता है मोहम्मद बिन कासिम को कि तुम आक्रमण करो भारत पे। तो ये अल हजाज से अनुमति लेके आक्रमण करता है ये, तो यही रहता है। और फिर यही आप देखेंगे, जो ये आप समझिए कि प्रांत का गवर्नर रहता है, यही फिर अपने इंडिपेंडेंट की भी घोषणा कर लेते हैं लोग। वही आप देखिएगा कि बाद में गजनबी साम्राज्य की स्थापना होगी, एक छोटा सा इलाका लेके वो अपना शुरू करेगा, अल्पगिन जो रहेगा, और बाद में आप देखिएगा पूरी तरह से वहाँ पे इंडिपेंडेंट की घोषणा करके पूरी तरह से गजनी साम्राज्य ही बना लेता है, और ये बिल्कुल मुस्लिम से अलग रहता है। और ये आप देखिएगा कि मुस्लिम जो साम्राज्य उधर खलीफा का चल रहा है उससे भी युद्ध करेगा, और इधर भारत तरफ भी युद्ध करेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा व्यवस्था समझ लिया, जैसा कि ये व्यवस्था हर एक जगह चलता था। जो प्रांत का शासन था वो भी चलाना इंपॉर्टेंट है, तो प्रांत का गवर्नर होता था, और वही बाद में इंडिपेंडेंट साम्राज्य की स्थापना कर देता था। तो वही हमें देखना है, और ये सभी जगह चला है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत कमजोर होता है तो छोटे छोटे वहाँ पे राजवंश आते हैं, और फिर जो मुगल भी कमज़ोर होंगे तो आएंगे, और उसके पहले गुप्ता भी कमज़ोर हुए हैं तो आए हैं, और उसके पहले आप देखेंगे कि जब मौर्य साम्राज्य कमज़ोर हुआ है तब भी आए हैं। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस है और ये चलते हैं। तो ये आपने देख लिया। तो जो फिर ये आक्रमण करता है जब ये मोहम्मद बिन कासिम, तो देवल का जो बंदरगाह रहता था और यहीं पे दाहिर का आप शासनकाल है, तो ये भयभीत या फिर ये मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे वाले इलाकों में चला जाता है कि उधर जब बढ़ेगा तो ये युद्ध करेंगे, तो बंदरगाह तरफ वाले इलाकों को ये छोड़ देता है, ताकि ये नौसेना से भी आते हैं लोग और फिर ज़मीनी मार्ग से भी आते हैं, तो दोनों तरफ से लड़ना इसके लिए मुश्किल था। तो ये सोच रहा था कि ज़मीनी तरफ से ही हम लड़ेंगे, तो ये दूसरे वाले इलाकों में चला जाता है। सिंध के पश्चिम क्षेत्र को छोड़ के पूर्वी इलाकों में चला जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहुत सारा इतिहास में ये भी लिखा गया है कि ये भाग जाता है। और ये समझिए यहाँ पे मतलब सैनिक 50,000 करीब ये लेके आता है, और इसको बहुत सारे मतलब लोग मदद करते हैं। अब इस्लाम फैलाना है तो लोग भी तो मदद करेंगे। तो इसमें देखिएगा कि सीरिया के जो रहते हैं वो 60 घुड़सवार देते हैं, ऊँट भी देते हैं। बैक्टीरिया वाले इलाकों से भी जहाँ पे गवर्नर रहता है वो भी समझिए इसको 3000 घुड़सवार देता है। लगभग ये समझिए कि 50,000 सैनिक है स्ट्रेंथ लेके आक्रमण करता है। बहुत सारा जो वहाँ का लोग रहता है वो इसको मदद करता है, अपना अपना सैनिक देता है। तो गवर्नर जो होते थे वो सैनिक भी रखते थे, जैसा कि इक्तदारी व्यवस्था में देखिएगा कि सैनिक रखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था भी वही सैनिक प्रथा थी, सामंतवादी भी सैनिक व्यवस्थाएं थी। तो इसको बहुत जगह से सैनिक मिल जाता है, अच्छा खासा सैनिक मिल जाता है 50,000 का, और फिर ये आक्रमण करता है। और अब ये जो सिंध वाला इलाका जीत लेता है तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कराता है, मतलब कत्लेआम कराता है। जितने भी 17 साल से ऊपर के युवा रहते हैं उनका मार दिया जाता है यहाँ पे। और दूसरा बात है कि जितने भी बर्बरता करनी होती है ये लोग करते हैं। मतलब बर्बरता करने का उस टाइम आप यही रीजन था
कि डर फैलाया जाता है, डर फैलाओ उसके बाद इस्लाम धर्म में तुम खुद ही आओगे, तो वो किया जाता है। और 3 दिन तक लगभग लूटा जाता है वहाँ पे, और कत्लेआम 3 दिन तक चलता है, और स्त्रियों को भी गुलाम बनाया जाता है। और वहीं पे आप देखिए कि राजा दाहिर की जो पत्नी रहती है वो जोहर कर लेती, और यहाँ पे ये जोहर कर लेती हैं। तो जोहर प्रथा आप देखिएगा कि जब से मतलब ये आए हैं मुस्लिम आक्रमण तभी से शुरू होता है, क्योंकि अब पहले युद्ध होता था तो भारतीय शासक जब अपने आप में युद्ध करते थे, जैसे राजपूत लड़ रहा है तो उनका युद्ध बस युद्ध के मैदान तक होता था, लेकिन इनका जो युद्ध होगा तो वो वहाँ पे स्त्रियों को बंधक बनाएंगे, सैनिकों को वासना के लिए देंगे। तो फिर उसमें ये प्रचलन शुरू होता है कि जब भी युद्ध में राजा हारने लगता था तो जितनी भी वंश की स्त्रियां हैं वो जोहर प्रथा कर लेती थी, क्योंकि अपना इज्जत देने से अच्छा है कि वहाँ पे जल के मर जाओ। तो मेडिएवल हिस्ट्री में आप देखेंगे तो उस टाइम स्वाभिमान ये सब चीज़ें बहुत आगे थी, तो इस वजह से ये प्रथा शुरू होती है। कन्याओं में देखिएगा कि राजपूतों में छोटी उम्र में शादी करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नज़र में ना आए, मुस्लिम शासकों के नज़र में ना आए उनकी जो छोटी लड़कियाँ हैं, तो ये प्रथा शुरू होती है। और यहाँ पे आप ये भी देखिएगा कि दूसरा होता है, सिंध को जीतने के बाद ये बढ़ता है मुल्तान की तरफ, और मुल्तान को भी जीतता है, और ये इसकी आखिरी विजय होती है, अंतिम विजय होती है। और ये इसमें इसके मृत्यु का 2 अवधारणाएं हैं, 2 कारण बताए गए हैं मृत्यु के कि क्यों मृत्यु हो जाती है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इससे पहले भी आक्रमण हुए रहते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं रहते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको कारण बताऊंगा कि आखिर में अरबी आक्रमण क्यों कर रहे हैं। और वही कारण हम तुर्की में भी यूज करेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो तुर्की में भी वही सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वो मैं आपको जब तुर्की आक्रमण के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे हम देखेंगे। तो अब ये हम देख लेते हैं कि इसकी मृत्यु का क्या 2 कहानी प्रचलन में है, ये कहानी आपको जान लेनी चाहिए। तो प्रथम जो है ये प्रथम मतलब ये 2 जो अवधारणा है, तो प्रथम आप अवधारणा देखेंगे जो ये राजा दाहिर रहता है तो इसकी 2 पुत्रियाँ भी रहती हैं। 2 पुत्रियाँ आप देखेंगे, उनका नाम सूर्य देवी और परमा देवी रहता है, और ये अपने पिता का बदला लेना चाहती हैं। और इनको फिर ये क्या करता है कि ये खलीफा के वासना के लिए इनको बंदी बना के ले जाता है, और ले जाके फिर देता है जब खलीफा के वासना के लिए। तो ये इनकी पुत्री चाल चलती है वहाँ पे और बोलती है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम है तो इनके सतीत्व को पहले ही नष्ट कर चुका है, मतलब इनके जो कौमार्ग हैं उनको नष्ट कर चुका है, और आपको मतलब समझिए जूठा खाना दे रहा है खाने के लिए। तो फिर वहाँ पे खलीफा गुस्सा हो जाता है और फिर आदेश देता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसको पकड़ के लाओ और बेल की खाल में उसको लपेट के लाओ, और फिर उसको बेल के खाल में लपेट के लाया जाता है तो उसकी मृत्यु उसी में हो गई रहती है। तो एक कहानी ये प्रचलित है कि ऐसे इसकी मृत्यु होती है, और फिर बाद में जो इनकी दाहिर की पुत्री दोनों रहती है तो ये स्वीकार भी करती हैं कि इन्होंने झूठ बोला है, और फिर इसका सजा देता है खलीफा और इनको घोड़े की पूंछ में बंधवा के फिर घसीटवा के इनकी मृत्यु करा देता है। तो ये एक प्रचलन है। और दूसरा प्रचलन है कि फिर दूसरा खलीफा बनता है सुलेमान, और सुलेमान फिर जो रहता है वो अल हजाज से असंतुष्ट रहता है, और अल हजाज तो समझिए कि उसकी मृत्यु हो गई रहती है, और उसी के शासनकाल में इसको भेजा गया रहता है, और सबसे माना जाता है कि यही निकटतम रहता है उसके अल हजाज के। तो फिर इसी को करता है सजा देने के लिए इसकी हत्या करा देता है। तो ये भी एक प्रचलन है कि दूसरा खलीफा आता है और वो अल हजाज से चिढ़ता था, इस वजह से अल हजाज तो मर गया रहता है लेकिन इसी की हत्या फिर वो करा देता है। तो ये दूसरा कारण है। तो ये आपने जान लिया कि कैसे आक्रमण हुआ इसका मोहम्मद बिन कासिम का। और मोहम्मद बिन कासिम का ये समझिए ज़्यादातर इलाकों में ये आया नहीं, तो आप समझिए कि पूरे तरह से भारत में तो अंदर आया नहीं है, ये सिंध वाले इलाकों में ही आया है, तो प्रभाव भी ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं प्रभाव अभी बता दूंगा आपको कि क्या क्या प्रभाव होते हैं, लेकिन जब तुर्की आक्रमण करेंगे तो फिर उनका प्रभाव अच्छे से देखना होगा। तुर्की आक्रमण में मैं आपको ये भी बताऊंगा जब तुर्की आक्रमण, तो ये जब 17 बार आक्रमण होगा तो वो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात है कि फिर मोहम्मद बिन गोरी का आक्रमण होगा वो भी आपको जानना होगा, और तुर्की आक्रमण का प्रभाव क्या होता है, फिर जो राजपूत राजवंश उस टाइम चलते रहते हैं तो उनका डिक्लाइन का कारण भी हम देखेंगे कि क्यों डिक्लाइन हो जाते हैं। तो ये कुछ फेज में हम देखेंगे, तो ये दूसरी वीडियो में आएगा, लेकिन इस वीडियो में हम देख लेंगे अभी अरबों के भारत आक्रमण का आखिर में कारण क्या था, ये भी आपको जानना जरूरी होगा। और कारण सेम ही रहेगा, जब तुर्की आक्रमण बताऊंगा तो वही कारण रहेगा, कारण कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ही साल बाद आक्रमण हो रहा है और सेम ही परिस्थिति और सेम ही जगह से वो भी आक्रमण कर रहे हैं, तो कारण ज़्यादा चेंज नहीं होगा। उसमें हम प्रभाव देखेंगे और वो ही प्रभाव आप इसमें भी देख सकते हैं। तो यही होगा। तो पहला आप धार्मिक और राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से संप्रेरित था, तो समझिए धर्म को फैलाना था, ये तो पहला कारण था इनको कि अब धर्म चारों तरफ फैल गया, इस्लाम धर्म तो यहाँ भी फैलाना है, और भारत को फिर यहाँ पे हिंदुओं का डोमिनेशन था, तो ये तो कारण था ही। और दूसरा था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण साम्राज्य विस्तार करने के लिए, तो साम्राज्य विस्तार करना है, वो टेंडेंसी चलती ही थी, मतलब जो भी साम्राज्य था कि साम्राज्य विस्तार करना है तो वो एक लेके आते हैं, और
तीसरा कारण आर्थिक कारण है। अब जो भी वहाँ पे गवर्नर रहता था उस इलाकों में, वो सोचता था कि यहाँ से कुछ पैसा है, और सबको पता था कि भारत में पैसा है तो यहाँ से कुछ पैसा है, और फिर हम अपने स्वतंत्रता की घोषणा करके वहाँ पे अपना शासन एक मतलब साम्राज्य ही बना ले। तो इसके लिए भी आक्रमण होते रहते थे, और इधर वाले जो सटे होते थे स्टेट वो आक्रमण करते थे मुस्लिम स्टेट। तो यही होता था। 3 ये कारण है, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण है। और अब हम कारण में देख लेते हैं। तो पहला, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, और सही, और ये खलीफाओं का प्रमुख उद्देश्य था। तो जो भी अब समझिएगा कि दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश भी हो जाएगा तो समझिए, और वहाँ तक भी खलीफाओं से हमेशा दबाव बना रहता था। उनका शासन भी चल रहा है तो हमेशा की कन्वर्ट कराओ। तो वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि हमेशा जो सुल्तान रहता था उस पर दबाव रहता था कि अब संख्या बढ़ाओ, लेकिन हो नहीं पाता। अब हो क्यों नहीं पाता, आप ये समझिए कि इस टाइम जो था, ये समझिए गुर्जर प्रतिहारों का शासन काल था। तो मैंने बताया कि गुर्जर प्रतिहार जब टूटते हैं तो छोटे छोटे फिर राजपूत राजवंश आते हैं। तो अरबियों का तब तक हिम्मत नहीं हुआ जब तक गुर्जर प्रतिहार थे कि वो वहाँ पे हरा के पूरा तरह से भारत में एंटर हो जाए। लेकिन जब आप देखिए गुर्जर प्रतिहार इधर टूटते हैं, और उधर जब टर्कियों का फिर इस्लामीकरण होगा और वहाँ पे गजनी साम्राज्य की स्थापना होगी, तो ये बिल्कुल सिनेरियो बन जाता है। इधर तो गुर्जर प्रतिहार टूट जाते हैं और उधर जो गजनबी साम्राज्य है वो स्थापना हो जाएगा, और बिल्कुल ये मतलब समझिए उनके लायक परिस्थिति बन जाती है जब आते हैं तो यहाँ पे हमला करने की। लेकिन जब तक गुर्जर प्रतिहार थे, हिंदुशाही रहते हैं, हिंदुशाही काबुल वाले इलाकों में, तब तक अरबियों का मतलब ये बिल्कुल पावर नहीं होता है कि वो आक्रमण करते हैं। हिंदुशाही उधर से भी अगर ऊपर वाले इलाकों से आक्रमण करते हैं ये लोग, तो फिर जो गुर्जर प्रतिहार रहते हैं हिंदुशाही की मदद कर देते हैं, और फिर इनको बुरी तरह से हारना पड़ता है। तो ये भी मैं बताऊंगा कि इससे पहले कितने बार हार हो चुका है, जब मैं आपको बताऊंगा कि पिछली पराजय का ये बदला लेना चाहते थे। और जब देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार धीरे धीरे कमजोर होने लगे, तब इनका आक्रमण बढ़ जाता है, और ये आक्रमण तुर्की टाइम में तो पूरा गुर्जर प्रतिहार टूट ही जाएगा, उसके बाद ये आक्रमण करता है। तब भी आप देखेंगे जो चौहान वंश रहता है वो भी टक्कर पूरा देता है। तराइन के प्रथम युद्ध में इनको हराता भी है, और दूसरे युद्ध में भी हरा देता, लेकिन वो उस टाइम कुछ अलग सिनेरियो बनती है, और ये लोग अपना इजी वे में कुछ ले लेते हैं टर्कियों को। तो ये मैं आपको बताऊंगा उस टाइम। तो ये प्रमुख उद्देश्य रहता है इस्लाम को फैलाना, और आप देख रहे हैं इस्लाम चारों तरफ फैल गया। और इसी को फैलाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जब आते हैं तो ये लोग मूर्ति और मंदिरों को लूटते हैं, क्योंकि मंदिरों को तोड़िएगा, लूटिएगा, वही मेन होता है। और ये मंदिरों से चीरते भी थे। इस्लाम में एक मतलब अल्लाह को माना जाता है, और ये लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी मूर्ति पूजा हो रही है, तो इससे ये चीर के फिर इसको तोड़ते हैं। तो ये होता है। और दूसरा फिर आप देखेंगे अरबी व्यापारी मालाबार के समुद्र तट पर आके बस गए हैं। तो होता क्या है, जब इस्लाम धर्म फैलता है तो अब जितने भी अरबी व्यापारी होते हैं वहाँ पे इस्लाम धर्म तलवार के दम पे भी स्वीकार कराया जाता था और बोल के भी कराया जाता था। तो व्यापारी जो होते हैं ये मुल्तान वाले इलाकों में आकर बसते हैं, और जब मुल्तान वाले इलाकों में आकर बसते हैं तो फिर देखते हैं यहाँ से कि भारत मतलब कितना संपूर्ण है, कितना ज़्यादा ट्रेड, और उनको इतना व्यापार में मुनाफा होता था कि समझिए मत। फिर उसका लोभ ये वहाँ पे बताते हैं। अब अरब के हैं तो वहाँ से भागे हैं, तो ऐसा नहीं है कि घर नहीं जा सकते। और घर जब जाते थे अपने व्यापार मतलब ख़त्म जब होता था छुट्टी में, जैसे लोग घर जाता है तो घर जाते हैं, तो वहाँ पे फिर बताते थे कि कितना संपन्न है देश, कितना व्यापार में मुनाफा होता है। इसकी पैसा की अपार मतलब संपत्ति के लिए भी आक्रमण किया जाता है। अब वहाँ पे देखिएगा तो अरब वाले क्षेत्र में ज़्यादा कुछ उपजाऊ होता नहीं था, और पहले जितने भी इकोनॉमी चलते थे वो कृषि पे चलते थे, और कृषि यहाँ पे बहुत उपजाऊ थी, और व्यापार होता ही था यहाँ पे। जितना भी रेशम का व्यापार, कपड़ों का व्यापार और भी चीज़ों का व्यापार चलता था, तो इससे फायदा बहुत ज़्यादा होता था। साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भी आक्रमण किया, तो साम्राज्य में वृद्धि करना था, साम्राज्य को भी फैलाना था। जैसा मैंने बताया, ये मैप में आप थोड़ा सा देखिए, ये पूरे इलाकों में समझिए कि फैल गया है। ये ऊपर वाले, फिर इधर अफ्रीका वाले, और ये बचा कौन सा है आपका भारत वाला इलाका। तो इधर भी तो साम्राज्य फैलाना है इनका, जो मुस्लिमों का। तो मुस्लिम इधर भी साम्राज्य फैलाने के लिए फिर आक्रमण कराते हैं बार बार, और आक्रमण इनका शुरू होता है। यहाँ पे भी वो मतलब पूरे जहाँ तक वो सोचते थे कि जानते हैं इलाकों को, वहाँ तक इस्लाम धर्म को फैलाना है। तो फिर यहाँ से आक्रमण होता है, और अरबी यहाँ पे इसलिए बार बार आक्रमण करते हैं। उसके बाद जब तुर्कियों का देखिएगा तो वो भी बार बार आक्रमण करेंगे, और फिर है पिछली पराजय का बदला लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब इनका पहला आक्रमण था, पीछे भी बहुत आक्रमण हो चुके होते हैं। तो प्रथम जो इनका आक्रमण देखिएगा तो 636 से लेके 37 में चलता है, और बम्बई के निकट में ये थाना नाम का एक इलाका रहता है, वहाँ पे ये भेजते हैं पहले, लेकिन ये अभियान इनका असफल रहता है। फिर आप देखिएगा कि अब्दुल्ला बिन उमर आता है 644 ईस्वी में स्थल मार्ग से मकरान वाले इलाकों में, लेकिन ये भी आक्रमण इनका असफल रहता है, और यहाँ पे तो इनकी पराजय होती है, और फिर इनको भागना पड़ता है कैसे भी जान बचा के। तो ये हुआ रहता है। और तीसरा आप 659 ईस्वी में भी देखते हैं अभियान करता है ये लोग, लेकिन असफल रहता है। और उसके बाद चौथा आक्रमण भी हुआ रहता है 664 में मुल्तान के खिलाफ, वहाँ से भी इनको भागना पड़ता है। तो पहले आक्रमण हुए रहते हैं, तो पहले की पराजय हुआ रहती है, इसे ये चिरे रहते हैं, हमेशा से पराजय इनकी होते आ रही थी। तो पहले मैं बता दूं, जब गुर्जर प्रतिहार
बिहार थे तो उस टाइम बहुत मजबूत थे अपने आप में गुर्जर खतियार। पूरे मतलब समझिए मध्य जो इंडिया वाला मिडिल वाला इलाका है पूरे पे उनका राज्य था और बहुत मजबूत थे। और राजपूत लड़ाकू थे तो जान देने से वहाँ पे नहीं डरते थे। सामने के युद्ध में उनको हराना बहुत मुश्किल था और ये लोग हरा नहीं पाते थे। तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे पीछे से वार करके वहाँ पे युद्ध इनके द्वारा जीता जाता है। और लास्ट जो कारण रहता है, इसी बीच जो सिंध के देवल बंदरगाह के पास लुटेरों ने जहाज को लूट लिया। तो अब ये श्रीलंका से फिर खलीफा के लिए भेंट जा रहा था, गिफ्ट जा रहा था, समझिए भेंट। उसमें भेंट में समझिए अनाथ जो युवतियां होती थी, लड़कियां जा रही थी और कुछ उपहार भी जा रहा था उनके लिए। और सिंध पे किसका शासनकाल था? राजा दाहिर का। और उसी इलाकों से नौकाओं से जा रहा था उधर गुजरात होके। अरब वाले क्षेत्र में जाना है तो आपको जाना पड़ेगा वैसे। तो लुटेरे कुछ लूट लेते हैं और फिर वहाँ पे अल हजाज जो रहता है, जिसने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को, वो बोलता है कि ये तुम्हारे इलाकों से लूट हुआ है तो तुम इसका भरपाई करो, चाहे फिर पता करो। तो ये बोलता है कि लुटेरे हमारे बस में थोड़े ही हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर वही जाके फिर वो चिढ़ जाता है और आक्रमण कराता है। और पहले तो आक्रमण कराता है अब्दुल्ला जो मैंने बताया उसके नेतृत्व में, लेकिन अब्दुल्ला को जो सिंध का दाहिर रहता है वो मरवा देता है समझिए। फिर दूसरा नेतृत्व बनाता है और बहुत जगह से सपोर्ट भी लेता है सैनिकों से, जैसा मैंने बताया। सपोर्ट लेके फिर भेजता है दूसरा कासिम को, तब जाके ये अभियान में सफल होता है। और ये दामाद भी रहता है अल हजाज का माना जाता है, दामाद भतीजा, उनमें मतलब रिलेशन में शादी होता है। तो ये होता है और ये यहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ता है राजा दाहिर को। तो ये मैंने बता दिया आपको अरब आक्रमण के बारे में। और अब मैंने मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया आपको, और उबैदुल्ला भी रहता है। और कारण क्या रहता है अरबियों का आक्रमण का? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अब इधर वाले इलाकों में बढ़ना ज़्यादा मुश्किल है। और जो गवर्नर रहते थे तो आराम से अपना इधर आते थे, लूटपाट मचा के, कुछ पैसा आ गया तो उनके अब भोग विलास के लिए सही है, तो इधर आक्रमण करते रहते थे। और मैंने बताया जैसा कि भारत में अब उपजाऊ ज़मीन है, तो यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है। इससे पहले इकोनॉमी का पूरा जो साधन होता था वो कृषि होता था, कृषि से ही टैक्स मिलता था। ये आज आप इंडस्ट्री देख रहे हैं, ये चीज़ें। और कृषि है तो फिर कृषि का व्यापार होता था, जो कपड़े होते थे बनते थे और कृषि का व्यापार होता था। तो व्यापार में फ़ायदा होता था, मतलब व्यापार किया जाता था, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता था। जैसे कि आज आप प्रोडक्ट देखेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियाँ बनती हैं, कूलर, फ्रिज, एसी, ये सब चीज़ बनती है। तो ज़्यादातर इकोनॉमी इन सब पे अब डिपेंड है, कृषि पे उतना डिपेंड नहीं है। हमारी इकोनॉमी पे आप देखिएगा तो 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है कृषि का। सर्विस सेक्टर का लगभग 56% है और इंडस्ट्रियल सेक्टर का 27% है। तो अभी देख रहे हैं कृषि का कितना कम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उस टाइम का जो इकोनॉमी होता था वो कृषि का ही कंट्रीब्यूशन लगभग समझिए 90% 80% होता था। और अब अरब वाले क्षेत्र में देखेंगे तो आज भी वो रेगिस्तान है और पहले भी रेगिस्तान था, तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होते नहीं। प्रोडक्शन नहीं होते तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर जीवन बिताना है तो या तो व्यापार करिए, और व्यापार करने में आपको शांति चाहिए, शांति से व्यापार कर सकते हैं। लेकिन आपको इस्लाम भी फैलाना है और व्यापार भी करना है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो अब ये लोग टारगेट बनाते हैं, इस्लाम भी फैलाओ और दूसरा है लूटो, क्योंकि अब व्यापार तो हो नहीं सकता है अच्छे से, क्योंकि लूटना है। अब आपको इस्लाम फैलाना है तो जोर ज़बरदस्ती करिएगा तो फिर वहाँ पे नहीं होगा। तो ये दो मोटिव लेके आते हैं, लूटते भी हैं और फिर इस्लाम को भी वहाँ पे कन्वर्ट कराते हैं। और आज भी देखिए जो अरब कंट्री है तो उनका इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो जाएगा। आज ऑयल निकल रहा है तो उनका इकोनॉमी चल रहा है, लेकिन ऑयल अगर आज समाप्त हो जाए तो समझिए उनकी इकोनॉमी जो है ये कोलैप्स कर जाएगी। तो पहले तो ऑयल नहीं निकलता था तो उनका मतलब जीवन बहुत मुश्किल भरा था। और भारत उस टाइम मतलब समझिए कि बहुत संपन्न था उस टाइम। कृषि यहाँ पे गंगा, यमुना, दोआब वाले, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, ये जो डेल्टा ये सब बनता था, वहाँ पे बहुत प्रोडक्शन होता था। तो इस वजह से भी ये आक्रमण करते हैं धन के चक्कर में। तो ये आपने समझ लिया। और दूसरा प्रभाव क्या होता है इसका? प्रभाव ज़्यादा कुछ नहीं होता है, प्रभाव मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा जब तुर्की आक्रमण होता है। तो इस्लाम प्रवेश होता है पहली बार यहाँ भारत में, ये एक प्रभाव में आता है। और दूसरा फिर आता है कि अब ये जो सिंध वाले इलाकों को जीते हैं तो यहाँ पे न्यायिक कार्य के लिए काजी को नियुक्त करते हैं और फिर ब्राह्मणों को उनके सपोर्ट के लिए भी रखते हैं, क्योंकि हिंदुओं पे पूरा तरह से तो मुस्लिम लॉ नहीं लग सकता था और उतना कन्वर्ट कराने में भी ये सक्षम नहीं थे। फिर इनको जाना पड़ता है वहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, उतना आप मरवाइए या फिर कन्वर्ट कराइए, वो जो कासिम था उसके लिए भी मुश्किल था। तो फिर ये ब्राह्मण उन्हीं के तहत शासन हिंदुओं के तहत चलाना शुरू करता है। और ये यहाँ पे मैंने बताया ब्राह्मणों की मदद से भी वहाँ पे लॉ जितने रूल थे वो व्यवस्था की गई। और पहली बार सिंध में अब जजिया कर लागू होता है, लेकिन ब्राह्मणों पे नहीं लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मणों की मदद से ही आपको शासन वहाँ पे देखना है। जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है तो उन पे जजिया कर नहीं लगती है, लेकिन बाकी लोगों पे जजिया कर लगा दी जाती है। जजिया कर मतलब
जो मुस्लिम नहीं है उस पर लगता है, तो फाइनेंशियली सेपरेस भी किया जाता है। इसके लिए भी जजिया कर लगाया जाता है। समझिए कि जजिया कर लगा दिया, अब समझिए जो लोग देने में सक्षम नहीं है तो इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ तो आपको जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। ये भी होती है और ये बोलते हैं मतलब मुस्लिम लोग की प्रोटेक्शन दिया जाता है तो इस्लामिक सैनिक द्वारा तो जजिया कर लगाई जाती है। लेकिन रीजन ये भी है, आप समझिए। और फिर और अरब जो होते हैं तो ये भारतीय ज्योतिष विज्ञान चिकित्सा सभी चीज़ों का इनसे संपर्क होता है और फिर ये ले जाते हैं पूरे अरब वाले क्षेत्र में। अरब वाले से माना जाता है ऐसा कि फिर वो जाता है यूरोप में, और यूरोप में ऐसा माना जाता है कि पुनर्जागरण शुरू होता है। तो कुछ यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन हुआ है। और फिर यहाँ पता ये भी चलती है कि राजपूत यहाँ पे फ्रंट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो राजा दाहिर जो रहता है उसकी मदद करनी चाहिए थी जो पिछले शासक थे। मतलब आगे वाले में तो ये था दाहिर, पीछे वाले में गुर्जर प्रतिहार थे, वहाँ पे हिंदू शाही भी वंश थी, तो इन लोगों को मिलकर मदद करनी चाहिए थी। लेकिन ये मदद नहीं करते हैं। और नीचे चालुक्य का शासनकाल था तो ये लोग मदद नहीं करते हैं, लेकिन बाद में इनको फिर पे करना पड़ेगा, जब मैं बताऊंगा उसमें टर्की आक्रमण होगा। और ये जो राजपूतों का है बात, तो ये बहुत अच्छे से डिस्कस होगी आगे वाले लेक्चर में। और अगला फिर आगे जो प्रभाव होता है ये होता है कि इनको धन दौलत बहुत ज़्यादा मिलती है। धन दौलत मिलती है तो आक्रमण का सिलसिला जारी हो जाएगा। सोचेंगे कि ये सिंध वाले इलाकों को जीत के इतना ज़्यादा पैसा इनको मिल जाता है कि ये सोचते हैं कि अगर हम पूरे भारत में मतलब कि भीतर बढ़े तो कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, और वही सिलसिला आगे बढ़ते चला जाएगा और फिर तुर्की बार बार इन्वेड करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और फिर जो रहता है संपर्क होता है तो ऊँट पालन का प्रथा हमारे यहाँ आता है, फिर खजूर की खेती का प्रथा आता है, क्योंकि खजूर आप देखिएगा तो वो रेगिस्तानी इलाकों में ही उपजता है, तो फिर वहाँ से खजूर भी हम लोग उपजाना सीखते हैं, मतलब खेती ऊँट पालन की व्यवस्था आती है। और दूसरा है कि सिंध को वो लोग हिंद कहते थे और यहीं से हमें हिंदुस्तान नाम मिला, ऐसा माना जाता है। तो ये चीज़ें हुई, तो ये मैंने आपको बता दिया। अरब आक्रमण के बारे में प्रभाव भी बताया और कारण क्या था कि आक्रमण हुआ, और 2 फेज में होगा तो ये मैंने आपको बताया है अरबी आक्रमण। और दूसरे फेज में हम देखेंगे अगले वीडियो में ये तुर्की आक्रमण, और इसमें बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे गजनबी साम्राज्य स्थापित होता है। और 17-12 आक्रमण जो मोहम्मद गजनी करेगा वो भी मैं बताऊंगा, और उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे, और तुर्की आक्रमण का फिर प्रभाव क्या होता है ये भी हम जानें। ओके गाइज, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।